डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया यूनिट जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे कैसा होता है, उनके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शंस कैसे होती है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन वगैरह ये कैसे हो सकती है वो देखेंगे और उनका मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन इनको समझने से पहले, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या रहती है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या रहती है। स्टेबिलिटी का मतलब रहता है एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड या एबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू एग्जिस्ट, उसमें कितनी क्षमता है एग्जिस्ट होने की, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। अब कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी रहती है वो दो तरह की स्टेबिलिटी हम स्टडी करते हैं। एक को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दूसरे को कहते हैं हम काइनेटिक स्टेबिलिटी। ये दो अलग अलग चीजें हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अलग है, काइनेटिक स्टेबिलिटी अलग। ये दोनों हमें पता होनी चाहिए। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पहले देखते हैं ये होता क्या है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब रहता है टेंडेंसी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यानी एक कॉम्प्लेक्स में या एक कंपाउंड में कितनी टेंडेंसी है एग्जिस्ट होने की, कब, जब वो इक्विलिब्रियम में होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक रिएक्टेंट है ए, उसके साथ में दूसरा रिएक्टेंट है बी और ये प्रोडक्ट बनाता है ए बी। मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स है ए बी, बट दिस ए बी इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स रिएक्टेंट्स ए एंड बी। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये कंपाउंड कितना एग्जिस्ट करता है अंडर दीज इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यानी कितनी क्षमता है इसमें जिंदा रहने की अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। मान लीजिए ये अगर ज्यादा देर रहता है, ज्यादा बनता है, ज्यादा रहता है, एग्जिस्ट करता है, तो मैं बोलूंगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर ये वापस इसमें डिकम्पोज होता है, वापस चला जाता है, ए और बी बनाता है, तब मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी कम है। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। अब ये स्टेबिलिटी किस कॉम्प्लेक्स की कितनी है, कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है अंडर थर्मोडायनेमिक कंडीशंस, ये कैसे मेजर करते हैं हम? ये हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम दिखाते हैं के से, या मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बात मेरी समझ में आई? सपोज ये एक रिएक्शन है, इसका अगर मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताऊं तो क्या होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ये रेशो बन गया प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशो एट इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हमें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल गया तो हमें पता चल जाएगी कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। मान लीजिए ये अगर ज्यादा बन गया, इसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो समझ लेना कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा बन गई इक्विलिब्रियम पे तो समझ लेना कि ये कम बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है। बात मेरी समझ में आ रही? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम ये पता लगा सकते हैं। और किससे पता लगा सकते हैं? और पता लगा सकते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी इससे भी मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी भी मेजर कर सकते हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के का और गिब्स फ्री एनर्जी का आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी नॉट, ये बराबर रहता है माइनस आर टी लॉन के जो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और टी जो है ये टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन के केल्विन, और जो है ये आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक, और डेल्टा जी है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, और डेल्टा का मतलब चेंज और जी मीन्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, यानी चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। तो इससे ये निकाल सकते हैं। और तीसरा भी एक तरीका है, तीसरा तरीका है कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि
डेल्टा जी का और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी आपस में रिलेशन है। जिस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और डेल्टा जी का रिलेशन है, उस तरह से डेल्टा जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी आपस में रिलेशन है। तो वो रिलेशन में दिखाता हूं आपको। ये देखो यहां पे तीसरा मेथड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम दिखाते हैं ई नॉट से। और डेल्टा जी नॉट बराबर रहता है -NF-E0। बात समझ में आ गई? तो मैं ये कहूंगा कि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी, ये अगर हमें पता चल गया डेल्टा जी नॉट बराबर रहता है -RT ln K। इसका रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में भी, और इसका रिलेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में भी, वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बराबर रहता है -NFE। N का मतलब रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। F जो ये फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे। और E0 जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका मतलब इसका इसके साथ में रिलेशन, इसका इसके साथ में रिलेशन, यानी ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब इनके लेफ्ट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं NFE जो है वो बराबर होगा RT ln K, क्योंकि माइनस माइनस कट। क्लियर? तो आप इसके टर्म्स में भी, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म्स में भी इसको मेजर कर सकते हैं, या आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ pH। pH मतलब एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर ऑफ मीडियम, उससे पता चल जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ये रिएक्शन है, ये मान लो ये मेटल है, ये मेटल, और ये है लीगेंड। मेटल और लीगेंड के बीच में रिएक्शन हो रही है, मेटल लीगेंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जब बन गया तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूं बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर रहता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बट एट इक्विलिब्रियम। तो मैं ये कह सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहेगा वो बराबर रहेगा के एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन लेंगे, यानी ml की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रहता है कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय लेंगे m कंसंट्रेशन इनटू l कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ m एंड l। ये बराबर आएगा, ये जो रेशो ये बराबर आएगा के। बात समझ में आ गई? तो ये निकल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए ये जो ये अगर ज्यादा हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर ज्यादा है। न्यूमरेटर का मतलब क्या है, यहां पे कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। के ज्यादा मतलब ml की कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब ml की स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो इसका मतलब अगर हमें के ज्यादा मिल गया तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा, यानी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है उस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं फ्री एनर्जी के साथ में क्या होता है। देखो डेल्टा जी नॉट जो है वो बराबर रहता है -RT ln K की। ln K क्या है, यानी लॉग के, नेचुरल लॉग के, इसके बराबर रहता है। बात मेरी समझ लेना, अगर K ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर K कम तो स्टेबिलिटी कम। ठीक, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये माइनस इधर ले जाओ या माइनस से दोनों तरफ से मल्टीपल करो, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा जी, यानी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस RT ln K, प्लस RT ln K। तो इसका मतलब ये जो K है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा जी, मगर नेगेटिव डेल्टा जी। बात मेरी समझ में आ रही है? इसका मतलब जब K ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव डेल्टा जी ज्यादा होगा। ये जब ज्यादा होगा तब नेगेटिव डेल्टा जी भी ज्यादा होगा।
नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बात मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि इन दोनों की ये रिलेशन है। अब डेल्टा जी कुछ भी रह सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी रह सकता है, लेकिन अगर डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा हो गया, यानी माइनस डेल्टा जी ज़्यादा हो गया, तब के ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे ये प्लस हो गया तो फिर ये माइनस हो जाएगा, यानी ये जब प्लस है तो ये के माइनस आएगा, देखो माइनस वैल्यू आएगा इसका, लेकिन जब डेल्टा जी माइनस आएगा तो के का वैल्यू प्लस आएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू अगर बढ़ गया तो के का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा। इसी तरह से अगर के का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ गया तो डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा। तो दोनों सूरतों में चाहे के का पॉजिटिव वैल्यू बढ़े या डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू बढ़े, तो उसका मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बात समझ में आई? शाबाश। फिर मैं ये कह सकता हूं कि हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी हायर विल बी के, है ना, पॉजिटिव की। जितना डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा उतना के भी ज़्यादा होगा। अगर के ज़्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। किसकी स्टेबिलिटी? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। क्लियर? अब हमें मालूम है कि डेल्टा जी नेगेटिव बराबर रहता है माइनस एन एफ ई के। ये दीज रिलेशंस आर ऑलरेडी नोन, तो ये रिलेशंस हम डिराइव्ड रहती है, ऑलरेडी नोन रिलेशंस हैं। तो आपको ये याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स या जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व कर पाते हैं। अब डेल्टा जी माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड के बराबर रहता है, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि माइनस डेल्टा जी प्लस एन एफ ई स्टैंडर्ड के बराबर रहेगा। बात समझ में आई ना? और हमें मालूम है कि माइनस डेल्टा जी जब ज़्यादा होगा तो के भी ज़्यादा होता है, के ज़्यादा होता तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है। बात समझ में आई ना? तो माइनस डेल्टा जी नॉट जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब प्लस डेल्टा ई ज़्यादा होगा, बिकॉज दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। अगर हम ये दोनों कांस्टेंट रख देंगे तो मैं कहूँगा माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्टैंडर्ड। समझ में है ना? तो माइनस डेल्टा जी ज़्यादा तो प्लस डेल्टा ई ज़्यादा, तो दोनों सूरतों में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब अगर आपसे ये पूछेगा कोई कि स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा, आपको कैसे पता चल गया कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है? स्टेबिलिटी कैसे पता चल गया ज़्यादा है? जिस कॉम्प्लेक्स का, याद रखना, अगर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स का के ज़्यादा होगा, के मगर प्लस के ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जिसका माइनस डेल्टा जी नॉट मगर नेगेटिव डेल्टा जी नॉट ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये स्टेबिलिटी लिखूंगा मैं, स्टेबिलिटी ये ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, ये दोनों अगर कांस्टेंट रखेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि जिस कॉम्प्लेक्स का या जिस इक्विलिब्रियम में आपको ई स्टैंडर्ड ज़्यादा दिख गया तो समझ लेना कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी वगैरह क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है? तो फिलहाल आज इतना ही।